राजू अपने घर के आंगन में आम के पेड़ के नीचे अपने पिता के साथ बैठा होता है। पिताजी, आप पुराने जमाने के चालाक हो सकते हैं, लेकिन आज की चालाकी का मतलब है पैसा और दिमाग से पैसा कमाने वाला आइडिया। आप तो खेत खलिहान में ही अटके हैं। बेटा, चतुराई का मतलब होता है बिना लड़ाई के जीत और बिना शोर के हल। पैसा बहुतों के पास होता है, अकल सबके पास नहीं होती। तो फिर आप करोड़पति क्यों नहीं हो गए? अभी तक वही पुरानी खाट, वही चाय की प्याली। तभी राजू की माँ चंपा ताई बाहर आती है। राजू, कोई अपने पिता से ऐसे बात करता है? तेरे पिताजी ने ना जाने कितनों की मदद की है गांव में। ठीक है माँ, अब आप दोनों देखिएगा, गांव में पिज्जा का रेस्टोरेंट खोलूंगा और असली आइडिया क्या होता है ये बताऊंगा। गांव में पिज्जा? लोग यहाँ भरता रोटी खाते हैं बेटा। अब आप पीछे हट जाइए, मैं खेत बेचूंगा और कुछ बड़ा करूंगा। ये सुनकर चंपा ताई अपने पति गणेश से कहती है, सुनिए जी, एक बार बेटे को वो करने दीजिए जो उसका सपना है। चारपाई पर बैठा सरपंच बलिया सिंह होता है। अरे गणेश, तू जमीन क्यों बेच रहा है? बेटा कहता है अब खेत नहीं पिज्जा उगाना है। तब तो उसका दिमाग ही खेत ही उग रहा है, गांव में पिज्जा। गणेश मजबूरी में हामी भरता है। एक शहरी वेशभूषा वाली लड़की घर में प्रवेश करती है। पिताजी मिलिए, ये है नताशा, होटल मैनेजमेंट में मेरी साथी और अब मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर भी। अरे बेटा, शादी से पहले लड़की लड़के के घर नहीं रहती। शाम को मंदिर में गणेश और चंपा ताई राजू और नताशा की शादी करवा देते हैं। एक चमचमाता विदेशी स्टाइल में रेस्टोरेंट तैयार हो चुका होता है। राजू, अब वक्त है एक आलीशान रेस्टोरेंट चलाने का। ये गांव की सोच बदलने वाला कदम होगा। रेस्टोरेंट में हलचल होती है। नौजवान ग्राहक पिज्जा खा रहे होते हैं। बड़े शहर वाला स्वाद लग रहा है। चीज तो बढ़िया है, लेकिन कुछ भारी सा लग रहा है। अगर ऊपर भरता होता ना, तब असली मजा आता। 2-3 दिन की भीड़ के बाद ग्राहक आना बंद कर देते हैं। राजू और नताशा हिसाब किताब कर रहे होते हैं। राजू, सारे पैसे खत्म हो गए, इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए भी नहीं बचे। सब लगा दिया रेस्टोरेंट में। अब राजू, अब तो टमाटर पनीर खरीदने तक के पैसे नहीं है। वेटर को कैसे तनख्वाह देंगे? गांव वाले इतने पिछड़े होंगे, सोचा ही नहीं था। तभी राजू के गांव का बलराम एक शातिर मुस्कान लिए आता है। क्या बात है राजू, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? अब आपको क्या बताऊं बलराम भैया, पिताजी का खेत बेचकर हमने आपकी ही जमीन खरीदी थी और सोचा था कि पिज्जा रेस्टोरेंट गांव की मार्केट में धूम मचा देगा। 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन पता नहीं क्यों ग्राहकों ने अचानक आना ही बंद कर दिया। और अब हमारे पास बिल्कुल पैसे भी नहीं बचे। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खराब हुआ जा रहा है कि अब हम क्या करेंगे, कि अब क्या होगा। अरे चिंता क्यों करते हो राजू, एक काम करो, तुम मुझसे पैसे उधार ले लो। नहीं बलराम भैया। अरे राजू बाबू, परेशान क्यों हो, ले लो उधार, जब रेस्टोरेंट चलेगा तब दे देना। ब्याज ब्याज नहीं, गांव में तो सब अपने ही होते हैं। इतनी दरिया दिली क्यों? अरे बिटिया, गांव की भलाई में दिल खुश हो जाता है। राजू पैसे ले लेता है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुर्सियां खाली थी। मच्छर उड़ते फिर रहे थे। ग्राहकों का नामो निशान नहीं था। ये क्या पिज्जा विज्जा, पेट ना भरता, जेब जरूर कट जाती है। हमारे भरते में जो स्वाद है वो इन टमाटर वाली रोटी में कहाँ? बलराम दूर से रेस्टोरेंट को देख रहा होता है। राजू नताशा के साथ होता है। तभी वहाँ पर बलराम आ जाता है और राजू से कहता है, राजू, मैंने जो तुम्हें रकम उधार दी थी, अब मुझे ब्याज सहित वापस चाहिए।
ये आप क्या कह रहे हैं बलराम भैया? आपने ही तो कहा था कि आपको ब्याज नहीं चाहिए। तुम चतुर नहीं मूर्ख हो राजू। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं हमेशा राजू के पिता गणेश से अंदर ही अंदर जलता रहता था, क्योंकि गांव में गणेश की चतुराई का ही बोलबाला है। जब मुझे पता चला कि गणेश का बेटा राजू गांव में अपने पिता का खेत बेचकर रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है, वो भी पिज्जा का, मैं तभी समझ गया कि बेटा बाप की नैया डुबोएगा और बहती गंगा में मैं भी हाथ धोऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जो मैंने तुम्हें रकम उधार दी थी ना, अगर वो मुझे 1 माह के अंदर समय पर नहीं मिले तो तुम्हारा ये रेस्टोरेंट और इसकी जमीन मेरी हो जाएगी और फैसला पंचों में होगा। इतना कहकर बलराम अकड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। बलराम के वहाँ से जाते ही राजू का पिता गणेश सिर झुकाए अंदर आता है। तुमने जो भी कहा मैंने सब सुन लिया। जब तुमने रेस्टोरेंट बनाने के लिए बलराम की जमीन खरीदने की बात कही थी, मैंने तभी तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन तुम नहीं माने। और तो और तुमने मुझसे पूछे बगैर उससे रुपए भी उधार ले लिए। मैं तुम्हें कब से बताना चाह रहा था कि बलराम अंदर ही अंदर मुझसे जलता है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगा। आप सही थे पिताजी, अब कुछ नहीं बचा। बलराम ब्याज के साथ पैसे मांग रहा है, 1 महीने में नहीं लौटाए तो रेस्टोरेंट भी जाएगा और शायद घर भी। अब तक तुमने अपनी मन की सुनी, अब मेरी बारी है। अब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। जी पिताजी। कल से किचन में भरता पकेगा बैगन वाला, और वही भरता चढ़ेगा पिज्जा पर। नाम होगा भरता पिज्जा। पिताजी, कोई नहीं खाएगा भरता वाला पिज्जा। ये गांव है, यहाँ पिज्जा नहीं चलता, लेकिन भरता सबका चाहता है। दोनों को मिला देंगे तो दिल और जुबान दोनों जीतेंगे। भरता पिज्जा तैयार होता है। कुरकुरा बेस बैंगन का भरता, देसी तड़का और हरा धनिया। गांव की ममता बुआ पहला टुकड़ा चखती है। अरे वाह, जैसे रोटी पर भरता लगाया हो, लेकिन कुरकुरा, मजा आ गया। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट में भीड़ होती है। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। हर टेबल पर भरता पिज्जा खाया जा रहा होता है। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। पिज्जा का भी देसी रूप हो सकता है, ये तो सोचा ही नहीं था। राजू और नताशा किचन में व्यस्त होते हैं। बलराम दूर से रेस्टोरेंट में भीड़ को देख रहा था। ये बूढ़ा गणेश तो फिर से पासा पलट गया। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से राजू और नताशा बैग लेकर बलराम के पास आ जाते हैं। बलराम बुरी तरह से झेप जाता है। राजू वो बैग बलराम को पकड़ाता हुआ कहता है, ये लो तुम्हारे पैसे ब्याज के साथ। और अपने जीवन में एक बात याद रखना, आप किसी से ईर्ष्या रखकर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ईर्ष्या करने वाला अपना ही नुकसान करता है। ये सुनकर बलराम सिर झुकाता हुआ वहाँ से चला जाता है। गणेश खाट पर बैठा होता है। तभी राजू के मोबाइल की घंटी बजती है। हेलो जी, एनडीटीवी से। जी हाँ, भरता पिज्जा भीलापुर से ही शुरू हुआ। राजू, देखो सोशल मीडिया पर ये फूड ब्लॉगर ने हमारा वीडियो डाल दिया है। दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। एक बड़ा आयोजन होता है। सब गांव वाले जमा होते हैं। मंच पर राजू और नताशा खड़े थे और नीचे गणेश और चंपाताई राजू के पास आती है। बेटा, अब तुझे समझ आया ना चतुराई का मतलब? हाँ माँ, अब समझ गया कि असली बिजनेस वो है जो दिल से किया जाए, और पापा से बड़ा बिजनेस गुरु मैंने आज तक नहीं देखा। इतना बोलकर राजू सभी गांव वालों की ओर देखकर कहता है, मेरे पिताजी गणेश प्रसाद सिर्फ एक चतुर किसान नहीं है, वो एक विजनरी हैं। आज भरता पिज्जा जो भी है, उन्हीं की सोच का नतीजा है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। गणेश अब भी खाट पर लेटा होता है। बच्चे खेलते हुए रेस्टोरेंट से निकलते हैं। दूर भरता पिज्जा का बोर्ड चमक रहा होता है। एक गांव में शेखर नाम का 22 वर्षीय युवक रहा करता था।
शेखर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था, मगर शेखर के माता पिता बहुत गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके पिता कमल प्रसाद अपने बेटे शेखर से बोले, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पिताजी? आप तो जानते हैं कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की माँ अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माता पिता यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक पढ़ाया है। कॉलेज की फीस का बोझ अब वो नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं माँ, मैं पिताजी का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिताजी ने एक एक रुपया जमा करके मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है कि अब मैं बच्चों को पढ़ाकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस गांव में जिस किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा। अरे लोग तो शिक्षा के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो शिक्षा के नुकसान बताने बैठ जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है माँ कि मैं नहीं चाहता कि पिताजी अब आराम से बैठें? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पिताजी की तरह मजदूरी करूं? नहीं माँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला गया। कमला प्रसाद अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ माँ। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ पर मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए और जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को मनी ऑर्डर भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी के बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। पिता मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपनी हद में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी पिताजी की तरह जीवन भर मजदूर की तरह जीवन व्यतीत कर दूं? मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को इन मुसीबतों का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटे में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि उसे अचानक देखकर नितिन चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारी बात नितिन के सामने रख दी। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूँगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह और शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूंगा। आई एम सॉरी शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और वैसे भी तुम्हें अपने माता पिता को गाँव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा। अगर गांव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा।
कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने पिता की झलक नजर आई। शेखर ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसे अपमानित करके रूम से निकाल दिया। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है। तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े व्यक्ति की बात बहुत ज्यादा पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े व्यक्ति की दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता और रात के समय बूढ़ा व्यक्ति जब दुकान बंद करके चला जाता तब शेखर उसकी दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर। आज से ही तुम किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर अपने माता पिता को भी मनी ऑर्डर कर देता था। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया। बूढ़े व्यक्ति के देहांत के बाद उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पिताजी को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया था कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे दुकान से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना तो आता ही है। जाओ जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सब से मदद मांगू। अब से मैं अपना व्यापार खुद से शुरू करूंगा। किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर शेखर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बहुत मदद की और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बहुत पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन है? मेरा नाम मोहनलाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। ये बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही स्टार्ट होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बना करता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पर दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा क्यों नहीं ट्राई करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सी विशेष विधि आती है। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि एक विदेशी से सीखी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो विधि सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरी जो वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा,
और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बहुत बड़ी बनी हुई थी, पर वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ तो कोई मजदूर नहीं है और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मोहनलाल बेकरी के अंदर शेखर को वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही देर में शेखर की समझ में आ गया। शेखर बहुत सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान पर गया और सुबह तक उसने सारे वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए, जिनकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार युवक जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर की दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ये वड़ा पाव पिज्जा की सुगंध है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ जरा मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उसे दे दिया। पिज्जा खाकर वो युवक खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो, मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ टीवी पर जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा प्रसिद्ध होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का एक बहुत अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA कंप्लीट कर ली थी, मगर अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा के बिजनेस की ओर था। कुछ समय बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की ब्रांच अमेरिका में भी खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में फेमस होने लगा। कुछ दिनों बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के माता पिता गांव के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपने पिता की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे समझ में आ गया है कि अगर प्रतिभा के साथ शिक्षा भी जुड़ जाए तो फिर इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गाँव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर गर्व है। शेखर ने मुखिया और अपने माता पिता से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे मित्र मोहनलाल जी हैं। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव मुझे नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास पहुंच गया। वो काफी दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहनलाल ने काफी दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं मांगी थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी मौजूद नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहनलाल जी बेकरी के सामने ही होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है और जिन मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हैं आप? मोहनलाल जी 1950 के दशक में इस बेकरी के मालिक थे। आप कौन हैं? मैं एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने कुछ चेक निकाल कर शेखर को दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के व्यक्ति के सिग्नेचर हैं। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम ऐसे व्यक्ति के नाम पर चेक काट कर फेंक रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही जा चुका है। इतना कहकर वो चला गया। शेखर की समझ में अब सारा माजरा आ चुका था। वो समझ चुका था कि शायद वो वड़ा पाव जिसका वो वड़ा पाव पिज्जा बना रहा था वो चमत्कारिक थे। शेखर मुस्कुराता हुआ चुपचाप वहाँ से वापस चला आया, मगर वो आज भी वड़ा पाव पिज्जा बनाने के लिए प्रसिद्ध है।